ओके, जो भी डाउट है मुझे आइदर तो आप लोग मुझे ऐसे एट द एंड में बोल सकते हो, नहीं तो एक डाउट क्लियरिंग का एक सेशन रखेंगे, उसके अंदर आप बोल सकते हो जो भी डाउट्स है, ठीक है। एंड सबका तो इंस्टॉलेशन हो गया होगा, मुझे लग रहा है हो गया है ना। हाँ, नहीं नहीं, बाकी सबका हो गया कि नहीं, क्योंकि मैंने कल मैं लिंक भेज दिया था जो जावा वाला, ठीक है, जो जेडीके वाला लिंक कल मैं भेज दिया था। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल्स के थ्रू, ठीक है। आज हम थोड़ा थोड़ा करके कोडिंग के अंदर एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। एंड आज हम वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वेरिएबल्स क्या है एंड उसके साथ ही डाटा टाइप्स क्या है, ये सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो म्यूट कर दीजिए। ओके ओके, पहला चीज़ है वेरिएबल क्या है, तो पहले हम जानते हैं सिंटैक्स। ओके, वेरिएबल का सिंटैक्स क्या है, एक्चुअल सिंटैक्स क्या है वेरिएबल का। तो पहले है डाटा टाइप, डाटा टाइप, देन उसके बाद आता है नेम ऑफ वेरिएबल। ओके, वेरिएबल नेम। तो पहला क्या आता है, डाटा टाइप आता है, उसके बाद वेरिएबल का नाम आता है, ठीक है। तो ये जो डाटा टाइप है ये एक्चुअली है क्या, तो द सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल्स, द सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल इज डाटा टाइप देन var नेम। जो पहला डाटा टाइप है, तो एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है। देखिए, हम जब कंप्यूटर में कोई भी डाटा इनपुट करते हैं, एक्चुअली वो जनरली डिपेंड करता है आपका टाइप के ऊपर। मतलब अगर मुझे होल नंबर इनपुट करना है, मतलब कोई एक विदाउट फ्रैक्शन इनपुट करना है, अगर मुझे इनपुट करना है इंटीजर टाइप, तो मुझे क्या करना है, 10 20 30 40 करके इस तरह का मैं अगर इनपुट करना चाहूँगा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंट डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। इंट के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, डिफरेंट टाइप का डाटा को मैं इनपुट कर सकता हूँ, मतलब किस टाइप का, होल नंबर टाइप का डाटा, ठीक है। अगर मुझे इंटीजर के थ्रू, मुझे अगर किसी का मतलब एक वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया ए, ठीक है, तो अगर मुझे होल नंबर इनपुट करना है, जैसे जस्ट लाइक ये मुझे यहाँ पे 10 20 30 40 इस तरह का कुछ इनपुट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका हेल्प ले सकता हूँ। ओके, तो ये किस टाइप का डाटा आ सकता है, यहाँ पे आपका 10 20 -20 और -30 और 40 और -70 दिस टाइप। ओके, ये जनरली होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। एंड ये क्या है ना, इसका फ्रैक्शनल वाला पार्ट नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, जिसको हम बोल सकते हैं 0.5। ओके, अगर जिसका पॉइंट के बाद, मतलब फ्लोट पॉइंट के बाद अगर होता है, फ्रैक्शनल डाटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में हमको क्लैरिफाई करना होता है कि हम जो डाटा इनपुट कर रहे हैं, सही टाइप का डाटा इनपुट कर पा रहे हैं क्या। तो इसीलिए डाटा टाइप का मेन पर्सपेक्टिव व मेन पर्पज होता है कि व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू द वेरिएबल कैन एक्सेस। तो डाटा टाइप का मेन मतलब क्या होता है, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू द वेरिएबल कैन एक्सेस। तो इसका मेन मतलब होता है व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू द वेरिएबल कैन एक्सेस। ओके, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू द वेरिएबल कैन एक्सेस, एक वेरिएबल एक्सेस करने के लिए किस टाइप का डाटा देना चाहिए। तो इंट का, हम जो इंटीजर अभी बोल रहे हैं इंट का, वो जनरली 4 टाइप का आता है। ओके, एक आता है शॉर्ट, इंट, बाइट एंड लॉन्ग। ओके, ये 4 टाइप का हम डाटा जनरली हम इनपुट कर सकते हैं इंट के अंदर, ठीक है। अगर आप इंट के बारे में अगर आप जानना चाहते हो कि इंट पे कितना टाइप का जनरली हम डाटा इनपुट कर सकते हैं, ये जनरली आपका 4 टाइप का आएगा। समझ में आ गया क्या क्या है, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग एंड आपका बाइट इंट के अंदर आ रहा है। तो अभी आप इंट कर रहे हो, उसके अंदर यहाँ पे आपका लॉन्ग भी आ सकता है, LONG। ओके, उसके बाद आपका शॉर्ट भी आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका जनरली ओके, इंट, लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये सारा क्या है, डाटा टाइप से। अगर आपका रेंज थोड़ा बढ़ जाता है, मतलब रेंज थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये जनरली क्या करता है ना, आपका साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर डाटा टाइप को हमको लिया जाए। जैसे इसका साइज है आपका, पकड़ लो ये 4 बाइट का है आपका, ये 4 बाइट है। ये समझते हो ना कि 4 बाइट 5 बाइट ये सब क्या होता है, बाइट का मतलब क्या है, 1 बाइट 8 बिट्स। ओके, 1 बाइट कितना है, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। तो 1 बाइट कितना हुआ, 8 बिट्स हुआ। तो 4 बाइट का ये स्टोरेज लेगा। अगर आपका मेमोरी में, अब समझ लो
ये 4 बाइट का लोकेशन लेगा किसके लिए, ए के लिए। अगर आप बोलोगे यहाँ पे मैं एक लोकेशन क्रिएट करता हूँ ए, ये एक लोकेशन है मेमोरी के अंदर जो आप राम बोलते हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके अंदर एक लोकेशन का नाम है ए एंड इसका साइज है कितना, ये सपोज एक लोकेशन का नाम है। अगर मैं यहाँ पे कुछ डाटा असाइन कर देता हूँ जैसे 9, ओके, यहाँ पे मैंने डाटा असाइन कर दिया तो इसके अंदर डाटा कितना है 9 एंड ये पर्टिकुलर मेमोरी का एड्रेस है सपोज 1000 एंड इस पर्टिकुलर एड्रेस में जो भी डाटा स्टोर हुआ है एंड इस पर्टिकुलर मेमोरी का साइज है, मतलब ये पर्टिकुलर ए का साइज है अराउंड कितना 4 बाइट का। कितना साइज है 4 बाइट का साइज है, ये याद रखना, हर किसी का साइज डिफरेंट है, ये 4 बाइट का है, ठीक है, समझ में आ गया। दिस इज द साइज ऑफ 4 बाइट। तो ये जनरली आपका 4 बाइट है। जैसे आप अगर आप शॉर्ट में जाते हो, शॉर्ट का साइज आपका डिफरेंट आएगा, यहाँ पे आपका 2 बाइट आएगा, ठीक है। शॉर्ट अगर आप डिक्लेयर करते हो ये जनरली 2 बाइट का है, ठीक है। अगर लॉन्ग डिक्लेयर करते हो ये जनरली 8 बाइट का है, ठीक है, 8 बाइट का। तो हर एक पर्टिकुलर टाइप का आपका डिफरेंट क्या है, आपका साइजेस है, ठीक है। ए का है 9, मतलब इसमें डाटा मैंने स्टोर किया 9 एंड एड्रेस है 1000 एंड इसका साइज है 4 बाइट। तो कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल आप जब डिक्लेयर करें उसका टाइप डिक्लेरेशन करना चाहिए, ठीक है, याद रखना है आपको। अगर कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल में अगर आप टाइप डिक्लेरेशन नहीं करते हो तो जनरली जो भी डाटा आप इनपुट कर रहे हो ना, ये जनरली सिस्टम या प्रोसेसर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि इस पर्टिकुलर डाटा का मैं करूँगा क्या, ठीक है। जनरली ये लोकेट करता है कि भाई ये इंट टाइप का डाटा है, इंट मतलब यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट नहीं रहेगा। अगर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं रहता है ये जनरली क्या होगा ना, ओनली होल नंबर के से काउंट होगा एंड होल नंबर जनरली 4 टाइप का आपका इंट, बाइट, शॉर्ट एंड लॉन्ग, ओके। बाइट का जनरली आता है 1 बाइट, ओके, बाइट के अंदर आता है आपका, बाइट का टाइप के हिसाब से आता है जनरली, इसको हम बोलते हैं साइज के हिसाब से 1 बाइट, 1 बाइट, ओके, 1 बाइट 8 बिट्स। उसके साथ ही अगर आप फ्रैक्शनल में जाते हो, अगर आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन इस तरह का होता है, फ्लोट ए, ठीक है, अभी ए तो लिए थे, अभी मैं बी लेता हूँ इक्वल टू 8.9 एफ, तो ये है फ्लोट, ओके। अगर आपका वेरिएबल फ्लोट टाइप का है तो आपका लोकेशन क्या होगा इस तरह का, उसी तरह का आपका मेमोरी होगा, एक लोकेशन का नाम है, वेरिएबल का मतलब क्या है, एक नेम ऑफ द लोकेशन। अगर मैं वेरिएबल को अगर पॉइंट में बोलूँ तो इसे लोकेशन का नाम होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बी दिया, तो अभी अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ डैट से बी एंड इसके नीचे मैं एड्रेस डाल देता हूँ डैट इज 2000 एंड इसके अंदर मैं डालता हूँ 8.9, ठीक है, 8.9। तो यहाँ पे इसका साइज कितना रहेगा डैट से 4 बाइट, तो इंटीजर का साइज 4 बाइट है एंड फ्लोट का साइज भी 4 बाइट है एंड ये आपको याद रखना है 4 बाइट यहाँ पे ये भी आता है, ठीक है। एक पॉइंट ये आपको याद रखना है, अगर फ्रैक्शनल वाला पार्ट होता है तो फ्लोट होगा एंड डबल हो सकता है, यहाँ पे फ्लोट एंड डबल, ठीक है, फ्लोट एंड डबल बोथ आर बिलोंग्स टू द फ्रैक्शन, बोथ आर बिलोंग्स टू द फ्रैक्शन। अगर आपका फ्रैक्शन टाइप का डाटा है तो इनका डाटा टाइप क्या होगा, फ्लोट और डबल होगा। अगर मेरा कैरेक्टर टाइप का डाटा है तो मेरा यहाँ पे आएगा कैरेक्टर सी एच इक्वल टू, सी एच इज द वेरिएबल का नाम है, ऐसे मत समझ लेना कि सी एच मैंने दे दिया, कैरेक्टर एंड सी एच इज द वेरिएबल, कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन वेरिएबल का नाम कैसे डिफाइन होगा मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अभी आप इतना याद रखो, जो भी पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम दे रहे हो वो जनरली कैरेक्टर उसका होना चाहिए, बिगिनिंग लेटर शुड बी द कैरेक्टर, बिगिनिंग लेटर शुड बी द कैरेक्टर, कैरेक्टर आपका होना चाहिए। एक्सक्लूडिंग कैरेक्टर आप कुछ नहीं दे सकते, आगे बताऊंगा एक्सक्लूडिंग कैरेक्टर क्या दे सकते हैं, एक अंडरस्कोर होता है उसको दे सकते हैं, लेकिन और क्या क्या रूल्स है मैं बताऊंगा। अभी इतना याद रखो, बिगिनिंग कैरेक्टर शुड बी द आपका एक अल्फाबेट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैरेक्टर हुआ, तो यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कैरेक्टर असाइन करता हूँ जस्ट लाइक ये, ठीक है। ये एक सी एच है, सी एच एक वेरिएबल है जो कि एक कैरेक्टर को असाइन किया गया है सिंगल कोट के अंदर। तो जो भी कैरेक्टर टाइप होता है हम जनरली सिंगल कोट में एनक्लोज करते हैं एंड जो स्ट्रिंग टाइप होता है मतलब ग्रुप कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब जस्ट लाइक दिस, अगर मैं इस तरह का बोलूँगा जैसे ये एक कैरेक्टर है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, तो इसको जनरली लोकेटर जनरली क्या किया जाता है, इसका टाइप होता है स्ट्रिंग, इसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप होगा। तो ये सारा होता है आपका डाटा टाइप एंड याद रखो स्ट्रिंग इस क्लास को बिलोंग करता है, इन जावा स्ट्रिंग इज द क्लास, याद रखो। आगे स्ट्रिंग का जब बताऊंगा स्ट्रिंग के रिलेटेड
तब जाकर आपको आइडिया आएगा कि एक्चुअली स्ट्रिंग है क्या। स्ट्रिंग जनरल बिलोंग्स टू द क्लास हो गया। एंड जो कैरेक्टर है आपका एक सिंगल कोट के अंदर डिफाइन होता है, दैट्स कॉल्ड ch इक्वल टू a। आइडिया हो गया कि इंटीजर क्या है, फ्लोट क्या है, डबल क्या है, कैरेक्टर क्या है एंड स्ट्रिंग क्या है। ये तो हो गया डाटा टाइप जो कि बताता है व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू द वेरिएबल कैन एक्सेस। अभी हम आते हैं वेरिएबल। एक्चुअली वेरिएबल्स है क्या, ठीक है। वेरिएबल इज द नेम ऑफ द लोकेशन वेयर डाटा इज गोइंग टू बी स्टोर। अभी हम आते हैं वेरिएबल के अंदर। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज द नेम ऑफ द लोकेशन वेयर डाटा इज गोइंग टू बी स्टोर। ये क्या है, एक लोकेशन का नाम है। वेरिएबल इज ए नेम ऑफ लोकेशन, name of location where data is going to be stored. Okay, variable is the name of location where data is going to be stored. आइडिया हो गया। एक लोकेशन का नाम होता है, ठीक है, जहाँ पे आपका डाटा जाके स्टोर होता है। तो हम ये वेरिएबल क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं कि हम इंस्ट्रक्शंस के अंदर हम डाटा को जब इनपुट करेंगे तो एक पर्टिकुलर नाम के अंदर इसको स्टोर किया जाता है। हमारा इंस्ट्रक्शंस और जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक अभी हम जावा यूज़ कर रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए क्या किया गया है, ये जनरली एक पर्टिकुलर लोकेशन का मतलब एक नाम देना पड़ेगा जिस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर आपका डाटा स्टोर होगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक ए लिया था, यहाँ पे बी लिया था। एक इसको जनरली आइडेंटिफाई कर रहा है इंटीजर को। क्यों, यहाँ पे जनरली ये डाटा टाइप डिफाइन किया गया है कि ये अगर डाटा डालते हो ए में तो ये जनरली 4 साइज मतलब 4 बाइट का इसका साइज होगा। अगर आपका ये फ्लोट का होता है तो 4 बाइट का भी वही सेम होगा 4 बाइट का। लेकिन डिफरेंस क्या है, ए के अंदर आएगा इंटीजर, बी के अंदर आएगा फ्लोट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है जब भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, ये मैंडेटरी है उसका डाटा टाइप डिक्लेरेशन करना। बिना डाटा टाइप का काम नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी बताता हूँ, जैसे एरिया ऑफ ए सर्कल। सपोज आपको एक एरिया ऑफ ए सर्कल इवेल्युएट करना है, एरिया ऑफ सर्कल अगर आपको ये इवेल्युएट करना है, अगर एरिया ऑफ ए सर्कल में इवेल्युएट करता हूँ, अगर इसका मैं एक एक्सप्रेशन बनाता हूँ। एक्सप्रेशन का मतलब है जहाँ पे हमारा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन होता है जिसको इवेल्युएट करने से हमको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट होता है। तो मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एरिया ऑफ ए सर्कल, ठीक है। मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एरिया ऑफ ए सर्कल कैसे इवेल्युएट करना। तो क्या है एरिया ऑफ ए सर्कल, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारा आता है पाई इंटू आर। तो ये हमारा है मैथमेटिकल फॉर्मूला जिसके थ्रू एरिया ऑफ ए सर्कल निकलेगा। हमको ये फॉर्मूला मिला है, हम खुद डेवलप नहीं किए, ये हमको फॉर्मूला मिला है, एरिया ऑफ ए सर्कल है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का तो एक कांस्टेंट है, उसको वैल्यू आपको पता होना चाहिए जो कि 3.141 है। तो आपको करना क्या है, पाई का वैल्यू लिखना है 3.141, ठीक है। लेकिन आपका उसके बाद जो रेडियस है, ये रेडियस आपको डिपेंड करता है कि किस में इसका डाटा होना चाहिए, इंट में होना चाहिए, फ्लोट में होना चाहिए या डबल में होना चाहिए, किस में होना चाहिए। जो आर है ना, दिस इज द रेडियस एंड ये आपको पहले डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि आर का डाटा जनरल जो एक्सेप्ट करेगा किस टाइप का होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लेता हूँ जस्ट लाइक 2.5 इंटू 2.5, ठीक है, तो ये आर किसको एक्सेप्ट किया, फ्लोट का एक्सेप्ट किया। लेकिन मैं इस तरह का इनपुट नहीं ले सकता, मुझे यहाँ पे पहले आर को डिक्लेयर करना पड़ेगा। मतलब इस आर का आइदर फ्लोट करूँगा एंड इसका टाइप होगा आर, ठीक है, फ्लोट टाइप होगा एंड इसका नाम होगा आर। एंड ये जो आर है एंड ये जो एक्सेप्ट करेगा डाटा दैट्स ए फ्लोट। फ्लोट के अलावा कुछ अलग एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये आपको दिमाग में डाल के रखना है कि अगर मुझे इंटीजर इनपुट करना है तो इंट दोगे, अगर फ्लोट इनपुट करना है तो फ्लोट दोगे। तो ये पता कैसे चलेगा कि भाई मुझे क्या इनपुट करना है, ये भी माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। मैं इंट दे सकता हूँ, फ्लोट दे सकता हूँ, डबल दे सकता हूँ, कैरेक्टर दे सकता हूँ। एक्चुअली ये जनरल डिपेंड करता है आप जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, एरिया ऑफ ए सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई का तो फ्रैक्शन में है, ये तो फ्लोट में है, बाकी एंड ये कांस्टेंट है। अभी बताऊंगा कांस्टेंट क्या है, ये वेरिएबल खत्म होने के बाद। दिस इज योर कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, दिस इज कॉल्ड ए कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, जिसका डाटा और वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो सकता है, वेरिएबल का वैल्यूज वेरी, ये वेरी करेगा,
वेरिएबल्स मीन्स इससे वैल्यू इस आर वेरी, ये एंटायर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ कोड के अंदर इसका वैल्यू वेरी करेगा, दिमाग में डाल दो, वेरिएबल का वेरी करेगा। एंड ये जो आप देख रहे हो कांस्टेंट, कांस्टेंट के बाद 2.5 क्या है, ये फ्लोट का है, मतलब जो आप रेडियस इनपुट किए थे, मतलब मैं 2.5 यहाँ पे डाल दिया, जिसके थ्रू ये इवैल्यूएट हुआ। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि मुझे इंट का लेना है इनपुट या फ्लोट का इनपुट लेना है। अगर आप इंट का इनपुट ले रहे हो तो आपको इंटीजर डिक्लेयर करना है, यहाँ पे इनपुट करना है। अगर फ्लोट का ले रहे हो फ्लोट इनपुट करना है। आपको ये जो एक्सप्रेशन है ना उससे ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, एंड खुद इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि भाई कौन से तरीके से सही तरीके से आंसर निकल सकता है। इस तरीके से भी निकलेगा, इंटीजर लोगे भी निकलेगा 101%। लेकिन अगर आप इसका जो रिजल्ट है, इसका जो रिजल्ट निकलेगा, जैसे एरिया मैंने लिख दिया, ठीक है, एरिया यहाँ पे टाइप कर दिया, एंड इसका जो ये रिजल्ट है एरिया इसका सर्कल का, एंड इसको मैंने इक्वल टू दे दिया। अगर इस तरह का मेरा यहाँ पे रिजल्ट है, ठीक है, एरिया सी इक्वल टू ये, तो एरिया सी को मुझे किस में रखना पड़ेगा, कोई बता सकता है? एरिया सी को मुझे किस में रखना पड़ेगा? इसको मुझे फ्लोट में रखना पड़ेगा, वाई। अभी क्वेश्चन आएगा वाई, इसको मुझे फ्लोट में क्यों रखना पड़ेगा? अगर मुझे राइट आंसर चाहिए तो मुझे फ्लोट रखना पड़ेगा। मुझे कैसे पता चलेगा? आप इस एक्सप्रेशन को देखो, इसमें 3.141 ये तो पहला फ्रैक्शन है, कांस्टेंट है, ये तो मैंडेटरी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा 3.141। उसके बाद जो दो डाटा है ना, ये हमारे ऊपर डिपेंड था, हम चाहते इसको इंटीजर ले सकते थे, हम चाहते उसको फ्लोट ले सकते थे। लेकिन जब ये पूरा सम अप हो गया, उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो किस फॉर्मेट में होगा? फ्लोट में होगा, फ्रैक्शन में होगा। इस वजह से इसको मैंने फ्लोट लिया। तो आपको ये पूरा डिफाइन मतलब आइडिया करना पड़ेगा कि एंड थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि भाई क्या होना चाहिए। जैसे मैं और एक लेता हूँ यहाँ पे, ये जैसे फ्लोट नहीं होगा, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर मैं बोलूँगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा फॉर्मूला? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये जो आपका आ रहा है यहाँ पे, आप देखो कुछ भी ले सकते हो, इधर इंटीजर में ले सकते हो या फ्लोट में ले सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा, ये जो रिजल्ट एरिया ऑफ आर, इसका जो रिजल्ट आएगा ये डिपेंड करेगा आप इंट में लिए हो या फ्लोट में लिए हो। ये हमेशा याद रखना। अगर मैं एल एंड बी को इंटीजर में लेता हूँ, सोचो एल एंड बी को मैंने इंटीजर पे ले लिया, इन दोनों को मैंने इंटीजर पे ले लिया, तो अब ये क्या होगा? इसका रिजल्ट किस में आएगा? अगर इन दोनों को मैंने इंटीजर पे ले लिया तो इसका रिजल्ट आएगा भी किस में? इंटीजर में। इसका रिजल्ट भी आएगा इंटीजर में। अगर मैं इन दोनों को फ्लोट पे लेता तो इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का भी फ्लोट में रिजल्ट आता, ठीक है? क्योंकि आपका यूनिवर्सल एंड में क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, एंड जिस पर्टिकुलर रिजल्ट आ रहा है ना, हम उसी रिजल्ट के हिसाब से हमको टाइप डिफाइन करना पड़ेगा इस एरिया आर का। एंड आपका ये जो इक्वल टू साइन के बाद ये जो लिखना पड़ रहा है, ये लिखना पड़ेगा इसलिए क्योंकि आपका राइट हैंड साइड में जो काम हो रहा है ना, ये जो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो, दिस इज देयर प्रॉब्लम। ओके, अगर आप प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो आप उस प्रॉब्लम का इस तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये माइंड में डाल दो। ऐसा दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है विदाउट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व नहीं हो रहा है। तो कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम अगर आप इनपुट करोगे, उसके लिए आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम चाहिए, मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए। इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन। इस इक्वेशन के थ्रू ही आप अपना कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हो, अगर सॉल्व करते हो, ये दिमाग में डाल, ठीक है? तो अगर कभी भी फ्यूचर में कोई भी एक प्रॉब्लम में फंसते हो तो दिमाग में डालना कि इसका मैथमेटिकल सोल्यूशन क्या है, रिसर्च करना, आपको ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा कि क्या कैसे करना है, क्या करना है। हर एक प्रोग्राम जो भी आपका डिजाइन हुआ है ना, मैथमेटिक्स के बेसिस के ऊपर ही डिजाइन हुआ है। आपको ओनली आइडेंटिफाई करना है एंड किस टाइप का यहाँ पे हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कोडिंग के अंदर, प्रोग्राम के अंदर एंड मैथमेटिकल, ये दोनों का कंसेप्ट के हिसाब से क्या डिजाइन होना चाहिए, एक्सप्रेशन, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। आगे पढ़ोगे, ठीक है, ये आगे है टॉपिक। आप ऑपरेटर के बाद ये टॉपिक आप जनरली देख सकते हो। तो दिस आर कॉल्ड एक्सप्रेशंस। ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, इसको हम जनरली बोलते हैं एक्सप्रेशन। ओके, तो ये डिपेंड करता है आपका वेरिएबल्स आप जो डिक्लेयर कर रहे हो एंड इसका रिजल्ट जो आ रहा है आपका टाइप का डिक्लेरेशन के हिसाब से ये आपका आउटपुट आएगा।
तो ये डिपेंड करेगा आपको कौन सा पर्टिकुलर इनपुट दे रहे हो एंड आउटपुट उसका क्या आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया कि एक्चुअली वेरिएबल्स क्या है, डाटा टाइप क्या है एंड ये जनरली कैसे काम करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा इंटरनेट में लेके जाना पड़ेगा मुझे कि साइज एक है, ठीक है, रेंज, वेरिएबल्स का एक रेंज होता है। आप जो भी टाइप कर रहे हो इसका जनरली एक रेंजेस होता है। रेंज का मतलब क्या है, आप जो डाटा इनपुट कर रहे हो ना, जैसे इंटीजर में अगर आपने डाटा डाला 10, ठीक है, इंटीजर के अंदर आपने डाटा डाला 10, तो ये जो 10 डाटा आपने डाला इंटीजर के अंदर, ये कितना मैक्सिमम डाटा ले सकता है, ये दिमाग में भी आपको आइडिया रखना है। मतलब देखो, हर एक पर्टिकुलर टाइप के अंदर एक मैक्सिमम कैपेसिटी होता है कि इतने के अंदर मेरा डाटा यहाँ पे डिस्प्ले कर सकता है, उसका बियॉन्ड में डिस्प्ले नहीं कर सकता। सपोज मान लो मैं आपको एक पहले एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज मैं एक एक्स टाइप है, ठीक है, सपोज आपके पास मेरे हिसाब से ये मेरा एक्स टाइप है, ठीक है, ये मेरा एक्स टाइप है एंड इस एक्स टाइप के अंदर मेरा रेंज है कितना, माइनस 100 से टू +100। तो अब बताओ, अगर मेरा यहाँ पे 97 आता, ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं? 97 अगर मेरा इनपुट होता है, ये एक्सेप्ट करेगा कि नहीं? एक्स टाइप के अंदर एक्सेप्ट करेगा। अगर मेरा 103 होता, ठीक है, इसके बाद अगर मेरा 103 होता तो क्या होता? तो देखो मेरा लिमिट कितना है, 100 तक है, मेरा इनपुट कितना गया है, 103 तक गया है, या मेरा ये रिजल्ट है 103 तक, तो मैक्सिमम यहाँ पे कितना डाटा बच गया? 3 डाटा बच गया, मतलब 3 वैल्यू यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। मेरा लिमिट कितना है, 100 है, लेकिन एक्सेस कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। ये जो 3 एक्सेस हो रहा है ना, ये क्या करेगा, यहाँ से निकल के इस जगह से जो -100 है ना, यहाँ से डिडक्ट करेगा। मतलब आपका जो इनपुट देने के बाद जो रिजल्ट आएगा, ये जनरली क्या होगा, -97। ओके, आइडिया हुआ? ये क्या किया, तो यहाँ पे जो 100 था उसके बाद जो 3 था, 100 के बाद इसका प्लस में कोई नहीं है, मतलब आगे कोई डाटा नहीं है, मतलब रेंज के अंदर नहीं आ रहा है ना। 100 के बाद ये 103 है, वो आउट हो गया, मतलब इस पर्टिकुलर रेंज से बाहर। अगर पर्टिकुलर रेंज से बाहर हो जाता है, जितना मैक्सिमम एक्सेस रहता है, ये क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि मेरा पॉजिटिव इनपुट था या पॉजिटिव रिजल्ट था। कोई भी चीज हो सकता है, इधर इनपुट नहीं तो रिजल्ट। ये क्या करेगा, आपका बाकी जितना एक्सेस है वो आपका पॉजिटिव में होता है तो नेगेटिव में जाएगा, अगर नेगेटिव डायरेक्शन से ऊपर हो जाता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐड होगा। तो ये जनरली होता है आपका गेम। मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव से नेगेटिव ये जनरली सर्कुलेट होता है, जिसको हम बोलते हैं रैपर। इसको हम क्या बोलते हैं, रैपर बोलते हैं। ये जो कंसेप्ट मैं अभी बोल रहा हूँ ऊपर से नीचे, मतलब ये सर्कुलेट वे में जो चाह रहा है, इसको हम बोलते हैं रैपर। ठीक है, क्या बोलते हैं, रैपर, रैपर क्लास। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रैपर क्लास। हर एक पर्टिकुलर टाइप के अंदर, ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया, एक्स टाइप, इस तरह का कोई टाइप नहीं है, मैं बोल रहा हूँ अगर कोई एक एक्स टाइप है, उसका रेंज है -100 टू +100, एंड ये जो इतना रेंज के अंदर अगर आप कोई भी डाटा इनपुट करें, उसका बियॉन्ड में जाता है। सपोज 100 था, यहाँ पे मेरा 100 के ऊपर चला गया 103, जो 3 मेरा जो एक्सेस हुआ ना, ये जनरली क्या करेगा, ड्यू टू रैपिंग के हिसाब से 100 से ऊपर जितना डाटा हुआ, जितना यहाँ पे कितना हुआ 3, तो यहाँ पे आएगा -100, एक कट गया, उसके बाद 100 -100 का एक कटने के बाद 99 एक होगा, 98 एक होगा, इतना कटने के बाद रहेगा कितना, 97। ओके, ये जनरली आपका आएगा कितना, 97। ये जो मेरा 3 कटने के बाद जो आया, दैट इज जनरली ये सर्कुलेट के वजह से और अपर के वजह से आपका आएगा। ठीक है, एंड ये तो मेरा स्मॉल एग्जांपल के आपको बताया। अगर आपका बड़ा डाटा होता है, आपको वहां पे पता नहीं चलता है राइट रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे फैक्टरल ऑफ ए नंबर, ठीक है, फैक्टरल ऑफ ए नंबर हो गया। अगर आप फैक्टरल, अगर 20 का फैक्टरल निकालोगे, 20 का फैक्टरल निकालोगे, पता है ना फैक्टरल कैसे निकालते हैं, 5 का फैक्टरल कैसे निकलेगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ये जो है इसका फैक्टरल कितना है, 120। अगर मेरा 20 का फैक्टरल मैं निकालता हूँ, 20 का फैक्टरल निकालूंगा, तो सोचो, तो 20 इंटू 19 इंटू 18, तो ये एक बड़ा नंबर आएगा। आपने डाटा टाइप डिक्लेयर किया है इंटीजर में, तो ये आउट ऑफ द रेंज चला जाएगा। तो मैं आपको रेंज इंटरनेट से ही दिखा सकता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा उसका रेंज होता है, इस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है याद रखने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ रेंज, डाटा टाइप
रेंज इन जावा। ओके, अब देखो इसका रेंजेस कितना में कितने के अंदर आ रहा है। ओके, मैं आपको यहाँ पे इमेजेस के अंदर लेके चलता हूँ। देख सकते हो, थोड़ा सा रुको, ये देखो इंटीजर का ये रेंज है। अभी देखो दिखाई दे रहा है ना, देखो बाइट का कितना है, +127 टू -128। शॉर्ट का कितना है, शॉर्ट का साइज देख सकते हो, +327,672 -327। ये थोड़ा सा गलत है, इस साइड से माइनस होगा, इस साइड से प्लस होगा। ठीक है, ये जो माइनस यहाँ पे प्लस लिखा है ये उल्टा लिख दिया है। ठीक है, आप लिखोगे कितना, -128 टू +127, -327,672 +327,668। ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, आपको रिवर्स करना है। ठीक है, इंटीजर का भी वही, ये सेम डाटा लिखा है सेम, लेकिन एक बढ़ेगा एक बढ़ेगा माइनस के साइड, प्लस के साइड एक घटेगा। तो ये इस तरह का रेंज होता है, माइनस टू प्लस होता है, ये प्लस टू माइनस दे दिया इंटीजर के अंदर, ये है। ठीक है, अभी आप ये देखो आपको, हाँ ये सही है, ये देखो सही तरीके से लिखा है। देखो रेंज ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड, अगर बाइट का होगा देखो, अब देख लो, एंड इसका डिफॉल्ट वैल्यू भी देख लो, क्या क्या डिफॉल्ट वैल्यू हो सकता है। जावा के अंदर अगर आप जब कोई भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हो, तो वहां पे जब आप इनिशियलाइज करते हो, इनिशियलाइज का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन किया ना, कहाँ पे गया ये वाला, दिस इज कॉल्ड ए इनिशियलाइजेशन। ये जो कंसेप्ट है ना, दिस इज कॉल्ड ए इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने खुद बिना इनपुट में असाइन कर दिया, बिना कुछ इनपुट किए असाइन कर दिया। अगर बिना इनपुट किए असाइन कर देते हो, दैट्स कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। ओके, अगर मैं इनिशियलाइज नहीं करता हूं, सपोज आपका डिक्लेरेशन इस तरह का होता है, फ्लोट सी, ओके इस तरह का होता है, तो इससे डिक्लेरेशन अगर करते हैं, तो आप जब कंपाइलेशन स्टेज में जाओगे, ये क्या करेगा, फ्लोट के लिए ये डिफॉल्ट वैल्यू क्या असाइन करेगा, आप देख सकते हो फ्लोट के लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या असाइन करता है। ठीक है, तो कंपाइलेशन स्टेज में ये डिफॉल्ट वैल्यू इसलिए असाइन करता है कि गार्बेज डाटा ना ले पाए। ये गार्बेज वाला वर्ड C++ से आया है। गार्बेज एक्चुअली क्या है ना, अगर आप कोई भी वेरिएबल में डाटा डालते नहीं हो, उस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर कुछ मेमोरी में और कुछ अपना खुद का कुछ एक डाटा यहाँ पे ऐड हो जाता है। ये इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कैसे ऐड होता है, ये जनरली उसका कोई रिजल्ट नहीं है। ये कंप्यूटर प्रोसेस के टाइम पे ये जनरली प्रोसेसर क्या करता है, ये लोकेशन खाली है तो कुछ डाल दो उसमें, कोई इस तरह का डाटा अगर आ जाता है उसके अंदर, उसको हम गार्बेज बोलते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं ना, कोई भी कैलकुलेशन के टाइम पे, सम अप के टाइम पे, हम वहाँ पे एक वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं जो कि हमको सही रिजल्ट दे पाए। इस वजह से हमको यहाँ पे एक डिफॉल्ट डाटा असाइन करना पड़ रहा है। तो याद रख सकते हो 0.0 ये आपका फ्लोट का डिफॉल्ट है, डबल का 0.0D, एंड बुलियन का फॉल्स है, कैरेक्टर का आपका नॉल है। ठीक है, दिस इज द नॉल वैल्यू, नॉल बोलते हैं, नॉल NULL। ओके, एंड ये बाइट का आप देख सकते हो, बाकी सब इंटीजर का 0 है। समझ में आ गया, ये होता है रेंज। आप देख सकते हो लॉन्ग का कितना बड़ा है। अगर मुझे फैक्टर ऑफ ए नंबर निकालना है 20 का, तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट बिना हिचकिचाए तो मुझे लेना क्या पड़ेगा, लॉन्ग ही लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो उसका रेंज कितना है, एंड इसी रेंज के अंदर आएगा। आप बोलोगे सर इसके ऊपर चला गया तो, एंड इसके ऊपर चला गया तो इस तरह का तो कोई डिक्लेरेशन हुआ ही नहीं है। आप देख सकते हो ये कितना, ये ट्रिलियन के ऊपर है। ठीक है, अब ट्रिलियन के ऊपर तो जो कैलकुलेशन आता है, बहुत सारा कैलकुलेशन से, मुझे ट्रिलियन तक ही पता है, उसके ऊपर क्या पेंट फेंट क्या को कुछ बोलते हैं, पेंटा या कुछ ऐसा बोलते हैं, ट्रिलियन तक ये यहाँ पे आप डाटा ऊपर तक जा सकता है। ठीक है, एंड इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो 1T करके तो लिखते हैं, लेकिन अगर आप इसके रेंज के अंदर आया तो ठीक है, इस रेंज के ऊपर चला गया, नो अनकंट्रोल्ड। ठीक है, एंड वो डाटा का इवैल्यूएशन करना बहुत दिक्कत हो जाएगा। फाइन, आपको स्प्लिट करके करोगे, डाटा को स्प्लिट करके रखोगे, जैसे 20 का फैक्टर, मैं 20 का फैक्टर क्यों रखूँ, 10 का फैक्टर 10 का फैक्टर 2 कर दूंगा। ठीक है, कर दूंगा, लेकिन हमको रिजल्ट जो मिलेगा सेम नहीं मिलेगा, हमको वो उसके अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि 10 का फैक्टर दोनों डिफरेंट जगह पे रहेंगे। उसके बाद क्या होगा ना, आपका एक जगह पे आप दोनों का 10 फैक्टर रखोगे, जब आप डिस्प्ले करोगे ना, उन दोनों को मतलब ऐसे दिखाओगे कि ये 10 फैक्टर, ये 10 फैक्टर, उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करो या ऐड करो, जो करना है करोगे उसके बाद, क्योंकि मैथमेटिकल है। ठीक है,
तो उसके बाद वो डाटा आपको डिस्प्ले करेगा स्क्रीन के ऊपर। ये जनरली मैं जो बोल रहा हूँ ना, जो रियल वर्ल्ड में जो काम करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस कहीं पे बनता है, वहाँ पे तो इतना बड़ा डाटा आएगा ही आएगा, ठीक है, लॉट्स ऑफ डाटा आता है, इतना बड़ा आएगा, लेकिन वहाँ पे वो कैलकुलेशन ऐसे करते हैं जो कि वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, रिड्यूस होके कम साइज में होता है एंड वो इजीली आपको रिफ्लेक्ट होता है। वो सब कुछ फॉर्मूला बना बना के किया जाता है, विदाउट फॉर्मूला काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आपका जनरली वेरिएबल्स एंड उसका टाइप क्या है एंड उसको कैसे किया जाता है। अभी हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल का डिक्लेरेशन। हम जो वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं उसका रूल्स क्या है, ठीक है, रूल्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो अभी मैं यहाँ पे रूल्स बता रहा हूँ, थोड़ा याद रखना रूल्स क्या है वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर। पहला चीज है आपका बिगिनिंग। बिगिनिंग जो होगा, वेरिएबल का नाम जो बिगिनिंग होगा, ये शुड बी द कैरेक्टर। आपका कैरेक्टर होना चाहिए और कोई अल्फाबेट होना चाहिए, मोस्टली अल्फाबेट, ओके, अल्फाबेट होना चाहिए। ए टू जेड कैपिटल लेटर में हो सकता है, स्मॉल लेटर में हो सकता है। बिगिनिंग, बिगिन विथ अल्फा, ओके, बिगिन विथ अल्फाबेट, ओके, आइदर ए बी, कोई भी कैपिटल या स्मॉल लेटर में कुछ भी हो सकता है, ये याद रखना है। उसके बाद सेकेंड, स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल सिंबल अगर हम बोलेंगे तो अंडरस्कोर को छोड़ के और कुछ नहीं यूज हो सकता। अंडरस्कोर कैन बी बिगिनिंग ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है। अंडरस्कोर का मतलब क्या है, मैं आपको दिखाता हूं अभी। अगर मेरा एक वेरिएबल डिक्लेरेशन इस तरह का होता है, जैसे यहाँ पे सी है ना, इस सी जब यहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ, मैं इसके ठीक पीछे एक अंडरस्कोर डाल दूंगा, ठीक है, क्या डाल दूंगा, अंडरस्कोर। जैसे देखो, देख रहे हो, दिस इज फ्लोट अंडरस्कोर सी, ये कर सकते हो, दीज आर द अलाउड, ये अलाउड है जब आप वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रहे हो। आइडिया हो गया, जब आप वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रहे हो ये चीज कर सकते हो। आइडिया हो गया। उसके बाद थर्ड में नो स्पेशल कैरेक्टर एक्सक्लूडिंग अंडरस्कोर, ओके, अंडरस्कोर को छोड़ के बाकी कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, ओनली अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, ठीक है, अंडरस्कोर को यूज कर सकते हो, उसको छोड़ के बाकी किसी को यूज नहीं कर सकते। था, समझ में आ गया। ये था आपका जनरली रूल्स ऑफ ए वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर आप वेरिएबल्स के भी अंदर आप जाओगे इन डेप्थ, यहाँ पे जावा के अंदर 3 टाइप के वेरिएबल्स आते हैं, ठीक है, इंस्टेंस, लोकल एंड स्टैटिक, ओके। ये जनरली आप समझोगे, मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन आप जो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग स्टार्ट करोगे उसके अंदर आप समझ पाओगे कि एक्चुअली इंस्टेंस क्या है, लोकल क्या है एंड स्टैटिक वेरिएबल क्या है। ये 3 कीवर्ड, अभी आप स्टैटिक तो ऑलरेडी देख चुके थे, मेन फंक्शन से पहले हमने स्टैटिक डिक्लेरेशन किया था, उसी स्टैटिक कीवर्ड को हम कैसे यूटिलाइज कर पाएंगे प्रोग्रामिंग के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। अगर आप जावा में वेरिएबल्स अगर यूज करते हो, कितने टाइप का वेरिएबल्स यहाँ पे आते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं जावा के अंदर। तो अगर आप टाइप्स ऑफ वेरिएबल के अंदर जाओगे, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, इसके अंदर कितने टाइप का आते हैं, 3 टाइप का। पहला आता है कितना, कौन सा वाला वेरिएबल आता है, लोकल। लोकल किसको बोलेंगे, जो मेन फंक्शन के अंदर अगर मैं डिक्लेरेशन करता हूं, मैं अभी प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, जैसे एरिया पे सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, मैं एक प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, आपको आइडिया आएगा, दैट इज कॉल्ड ए लोकल। उसके बाद सेकंड में आता है इंस्टेंस, इंस्टेंस वेरिएबल। थर्ड में आता है स्टैटिक। एंड इंस्टेंस वेरिएबल्स जो होते हैं क्लास प्रॉपर्टीज या क्लास वेरिएबल्स होते हैं मोस्टली, ठीक है, क्लास के अंदर डिक्लेरेशन होता है एंड ये जनरली एक ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस हो पाते हैं। ये ऑब्जेक्ट के थ्रू क्यों एक्सेस होते हैं, इसका भी एक रीजन है, कोड के अंदर जाएंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि भाई किस तरह का ये जनरली एक्सेस हो रहे हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स, ठीक है। एंड ओ वेरिएबल जनरली क्या आता है ना, स्टैटिक डिक्लेरेशन नहीं होता है। जो इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं वो स्टैटिक डिक्लेरेशन नहीं होता है,
एंड उसको हम जनरली बोलते हैं नॉन स्टैटिक वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल्स। ये जो इंस्टेंस वेरिएबल को, ये स्टैटिक है, स्टेशन दे दिया, सॉरी, ये स्टैटिक है। एंड यहाँ पे इंस्टेंस को हम जनरली नॉन स्टैटिक भी बोलते हैं, नॉन स्टैटिक, ठीक है, क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ए नॉन स्टैटिक वेरिएबल। समझ में आ गया, लोकल इंस्टेंस दैट्स ए नॉन स्टैटिक वेरिएबल एंड देयर इज ए स्टैटिक वेरिएबल। ओके, स्टेशन नहीं है, गलती से टाइप हो गया। लोकल, इंस्टेंस एंड स्टैटिक, तीन टाइप के वेरिएबल्स। अभी मैं कोडिंग के अंदर बताऊंगा, अभी उससे पहले अब मैंने यहाँ पे जो जो चीज बताया, कुछ भी डाउट है बताओ, ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, बताओ। ये तीनों चीज क्या है मैं अभी कोड करके आपको बताऊंगा, क्योंकि विदाउट कोड आपको समझ में नहीं आएगा ये काम कैसे करता है। मैं कोडिंग करके अभी आप बताऊंगा, अगर कुछ डाउट है पूछो। नहीं 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 नहीं, आप लिख सकते हो, एक्सेप्ट कर रहा है, एंड अगर नहीं भी लिखोगे चलेगा, दोनों तरीके से भी चलेगा। हाँ, आप लिखोगे तो भी अच्छा है, नहीं लिखोगे भी अच्छा है। अगर आप डबल भी डिक्लेयर करते हो, लिखोगे भी तो चलेगा, नहीं लिखोगे तो चलेगा। एंड ये जनरली आप जो भी अभी टाइप्स पढ़े, जो कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन एंड बाइट, ये सारा जो है, ठीक है। बुलियन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, बुलियन जनरली ट्रू फॉल्स आता है। बुलियन के अंदर आपका दो टाइप ही आता है, बुलियन। ओके, ये जो एक एक के अंदर दो डाटा आएगा, मतलब दो टाइप का डाटा यहाँ पे आएगा, एक आता है ट्रू, दूसरा आता है फॉल्स। हाँ, वही वही चीज, उसके अंदर ई फेल्स भी यूज करते हैं मोस्टली। ओके, ई फेल्स के अंदर, ट्रू फॉल्स के अंदर तो जो आता है उसको हम जनरल बुलियन बोलते हैं, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स। ओके, दूसरा चीज है, ये जो ट्रू फॉल्स 10 20 30, ये जो मैंने अभी बताया, इंटीजर का, फ्लोट का हो गया, डबल का हो गया, 8.9, ये जो फ्लोट का, डबल का सपोर्ट 10.9 डी, डबल का तो डी आएगा, आपको पता है, अभी दिखा रहा था। तो ये सारा चीज जनरल हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स, जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट के अंदर अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहोगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, याद रखो, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, इसके अंदर डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है, वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रेडियस हो गया, अभी आपने रेडियस के अंदर 2.5 यहाँ पे डाले, आप बोल रहे हैं कि सर मैं 2.5 क्यों डालूं, मैं 5 भी डाल सकता हूँ, इंटीजर भी डाल सकता हूँ, या 5.5 डाल सकता हूँ। अगर आपका ये फ्लोट में डिक्लेरेशन है, 2.5 के बाद आपको डिफरेंट डाटा वही फ्लोट के अंदर डालना पड़ेगा। अगर इंटीजर में डिक्लेरेशन है, इंटीजर का आप डिफरेंट डिफरेंट करके डाल सकते हो। लेकिन अगर कांस्टेंट हो गया, जस्ट लाइक पी आई, ये पी आई देख रहे हो, दिस इज द कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट हो गया तो 3.14 के अलावा आप कुछ अलग डाल नहीं सकते, क्योंकि कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो जो था वही रहेगा। हेलो, हेलो, हाँ ठीक है, वेट करो, ମୁଁ ଯାଉଛି ତମେ ସଟରଡେ ସଣ୍ଡେ ଡେଟ୍, ହଁ 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 ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିଆ ହେଇତ, ମୋତେ 20 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ, 20 25 ମିନିଟ୍। ଠିକ୍, ହଁ ହଁ ବସି ପଡ଼, ହଁ ହଁ ବସି ପଡ଼, ବସି ପଡ଼, हाँ। ओके, समझ में आ गया कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। तो कांस्टेंट क्या है ना, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे जो पी आई है 3.141, ये जनरली क्या है, ये जो था वही है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन रेडियस को आप डिफरेंट डिफरेंट डाटा असाइन कर सकते हो, क्योंकि फ्लोट में है, पहले आपने 2.5, उसके बाद 3.5, उसके बाद 4.5, ये कर सकते हो, आप डिफरेंट डाटा असाइन कर सकते हो। वेरिएबल चेंजेस बट कांस्टेंट कैंट चेंज, एक बार जो डिक्लेरेशन हो गया, उसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिफरेंस इज द वेरिएबल एंड कांस्टेंट के अंदर क्या है, आइडिया हो गया। हाँ, और कोई क्वेश्चन है? ओके, तो चलते हैं अभी कोड के अंदर, मैं आपको दिखाता हूं कैसे लोकल वेरिएबल किसको बोलते हैं, इंस्टेंस, और जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल किसको बोलते हैं, अनस्टैटिक वेरिएबल किसको बोलते हैं, ठीक है।
ओके, तो देखो कैसे हम पहले हम एक कोडिंग करेंगे, जैसे एरिया ऑफ ए सर्कल हो गया और रेक्टेंगल हो गया, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोकल, इंस्टेंस एंड स्टैटिक को यूज कर सकते हैं। तो चलो एक पैकेज बनाते हैं, कॉम डॉट एरिया डॉट जावा। आप इसको स्मॉल लेटर में भी रख सकते हो, ऐसा कुछ मतलब प्री डिफाइंड नहीं है कि कैपिटल होगा, आप स्मॉल रख सकते हो। मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए ये कैपिटल दे रहा हूँ। ओके, हो गया कॉम एरिया जावा। अभी इसके अंदर मुझे करना क्या है, एक बनाना है क्लास, ठीक है। एंड इस क्लास के अंदर यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एंड इसको एक्टिव किया, जो कि ऑटो जनरेटेड होगा, एंड ये हम दे देंगे सर्कल एरिया, ठीक है। तो अभी इसको फिनिश करते हैं। ओके, हाँ ये आ गया। अभी इसको मैं यहाँ पे ये जो ऑटो जनरेटेड है इसको हटाता हूँ। ओके, तो अभी करना क्या है, हमारे यहाँ पे जो एरिया पे सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई इंटू आर इंटू आर, ये हमारा फॉर्मूला है। जो आर स्क्वायर होता है उसको मैंने क्या किया, आर इंटू आर किया। अगर आप आर स्क्वायर लिखोगे तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन वो अलग तरीके से आप लिखना पड़ेगा जावा के अंदर, जो कि मैथ डॉट पाव है, मैथ डॉट पाव। अगर आप मैथ डॉट पाव फंक्शन यूज करते हो, इसके अंदर आप इस तरह का लिख सकते हो r,2, ठीक है। अगर आप सिंपल चाहते हो आर इंटू आर कर सकते हो, नो इशू। लेकिन अगर कहीं पे होगा आर टू दी पावर 9, आर टू दी पावर 9, तो वहां पे आपका तो दिक्कत आएगा। आर टू दी पावर 9 मतलब आर इंटू आर कितने बार लिखोगे, तो उस जगह ये फॉर्मूला काम करेगा। छोटे छोटे केस के अंदर ये ठीक है, बड़ा केस होगा तो ये डिफिकल्ट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, पहले रेडियस डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको जो बता रहा हूं, जो वेरिएबल टाइप, दैट्स ए लोकल वेरिएबल टाइप। ओके, लोकल वेरिएबल कैसे डिक्लेरेशन हो रहा है, अब देखो मेन फंक्शन के अंदर आप कोई भी अगर वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, दैट्स ए लोकल। तो फंक्शन क्या है, मैं उसके बारे में एक सेपरेट टॉपिक है, मैं बताऊंगा एक्चुअल फंक्शन क्या है, कितने टाइप का फंक्शन है, कितने तरीके से फंक्शंस को डिक्लेयर कर सकते हैं, वो एक सेपरेट टॉपिक है, उसके अंदर मैं बताऊंगा। लेकिन अभी आप सिंपल समझो, मेन फंक्शन के अंदर अगर मैं कुछ डिक्लेरेशन करता हूं, या कोई भी फंक्शन के अंदर अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन करता हूं, दैट्स ए लोकल वेरिएबल। जैसे यहाँ पे आप देखो इंट आर, तो आर इज योर लोकल वेरिएबल। तो यार आर यहाँ पे क्या है, लोकल वेरिएबल, ठीक है। ये क्या है, लोकल वेरिएबल है। उसके बाद नीचे में आ गया, ये क्या था, लोकल वेरिएबल था। अभी मुझे करना क्या है, इंटीजर तो डिक्लेयर कर दिया आर का, आर में फ्लोट भी ले सकता था, मैंने वहां पे फ्लोट लिया था। अभी इंटीजर का देखो, उसके बाद फ्लोट का भी दिखाता हूँ। उसके बाद मुझे इवैल्यूएट करना है एरिया ऑफ ए सर्कल, क्योंकि मेरा आर तो रेडी हो गया। इनपुट कैसे करना है, ठीक है। अभी इनपुट में मैं नहीं जाऊंगा, ये जो आर है ना, इसका वैल्यू मैं डायरेक्टली इनिशियलाइज करूंगा, ठीक है। इसका जो आर है मैं डायरेक्टली इनिशियलाइज करूंगा। समझ में आ गया। सपोज मैंने यहाँ पे 2 दे देता हूँ, इजी करने के लिए 2 दे दिया, इनिशियलाइज करूंगा। इनपुट आगे बताऊंगा, कैसे इनपुट करते हैं बताऊंगा। ओके, इंट आर इक्वल टू 2। अभी मुझे एरिया निकालना है, किसका, एरिया। तो एरिया ऑफ ए सर्कल जब मैं निकालूंगा तो ये किस टाइप पे होना चाहिए, कुछ आइडिया है। एरिया ऑफ ए सर्कल जो निकलेगा वो किस पर्टिकुलर डाटा टाइप के अंदर होना चाहिए। वेरी गुड, फ्लोट में होना चाहिए। क्यों फ्लोट, इसलिए होना चाहिए, आपका जो रिजल्ट निकलेगा, हाँ फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया सी मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया एज ए फ्लोट। अभी मैं नीचे जाऊंगा, एरिया सी इक्वल टू आपका कितना, पाई का वैल्यू कितना है, 3.14 इंटू आर, ठीक है, हो गया। अभी इतना कंप्लीट होने के बाद अब देखो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है देखते हैं। हाँ, ये बोल रहा है कि टाइप मिसमैच हो रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट डबल टू फ्लोट। मैंने यहाँ पे जो फ्लोट लिया है वो जनरली उसको लग रहा है ये थोड़ा छोटा हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो 3.14 थोड़ा फ्रैक्शनल पार्ट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 141 करके जनरल ज़्यादा है। इस वजह से ये बोल रहा है कि इसका एरिया सी को डबल कर दो। ये जनरली क्या है ना, अगर आप इक्लिप्स जैसे टूल्स यूज करते हो ये आपको नोटिफाई करेगा। अगर ये चीज़ अगर मैं नोटपैड पे करता और किसी दूसरे टूल पे करता, ठीक है, नोटपैड जैसे,
तो वहां पे क्या होगा, ये आपको कुछ इस तरह का नोटिफाई नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो ये बोल रहा है थोड़ा मैक्सिमम कास्ट ले जाओ, मैक्सिमम टाइप पे ले जाओ, जैसे डबल, तो डबल कर दो, ये चलेगा। अगर आपके माइंड में हो रहा है फ्लोट में करना, नो इशू, फ्लोट में भी ये काम करेगा। आप अगर ट्राई करना चाहते हो कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, जैसे मैं कल बता रहा था, ठीक है, प्रीवियस क्लास के अंदर बता रहा था, उसके अंदर आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डबल ले लिया क्योंकि ये जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है ना, थोड़ा उसको बड़ा लग रहा है, इस वजह से ये मुझे इंडिकेट किया, और कुछ नहीं। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा दैट्स ए सिस्टम, जो कि सिस आउट है, सिस आउट, कंट्रोल स्पेस बार, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल कॉलम, देन स्पेस दोगे, उसके बाद प्लस दोगे, उसके बाद एरिया सी। ठीक है, हो गया। अभी देखो इसको मैं अगर मैं अभी रन करूंगा, एंड यहाँ पे रन बटन है, इसको क्लिक करो। हाँ, आ गया 12.56, ये अभी आया फ्लोट के अंदर। अगर मैं इसका इंटीजर के सामने मैं फ्लोट ले जाता, ठीक है, फ्लोट ले जाता, तो यहाँ पे आपका 2 जो है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 2.0। मैं 2 इनपुट इनिशियलाइज किया हूँ, जनरली ये 2.0, ओके 2.0, और एफ आप डाल सकते हो, इस तरह का डाल सकते हो। तो उसके बाद इसको रन करो, क्या आ रहा है देखो, आ गया, सेम चीज आया। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ 3, मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे अगर चेंज करना है, ये जो कंसोल के अंदर मुझे एक पर्टिकुलर क्लास का यूज करना है, इसके बाद बताऊंगा, क्योंकि लोकल इंस्टेंस एंड जो स्टैटिक है ये पहले कंप्लीट हो जाए, उसके बाद कैसे इनपुट लेते हैं उसके बारे में बताऊंगा। अगर फिर से मैं इसको रन करता हूं, देखो क्या आता है, हो गया। ये देखो कितना बड़ा आया। इसका भी एक है फॉर्मूला, प्रिसीजन, कितना लेवल तक, जिसको हम बोलते हैं CEIL, सिल्क भी कर सकते हैं। ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए अभी इतना याद रखो। तो ये थोड़ा सा प्रिसीजन ज्यादा हो गया, इस वजह से मुझे यहाँ पे डबल डिक्लेरेशन करना पड़ा। समझ में आया? क्योंकि उसको लग रहा है ये थोड़ा बड़ा डाटा आ सकता है, तो डबल डिसीजन, डबल प्रिसीजन अगर लेते हैं, ये हमारे लिए अच्छा रहेगा, इजी रहेगा, हमको सही जो राइट आउटपुट आपको शो करेगा। ठीक है, मतलब ये अगर आप करोगे तो 28.3 आपका, मतलब अगर 26 करोगे, 2 डेसिमल पर लेते हो तो यहाँ तक लेते हो तो 26 जाएगा, अगर आप 1 तक लेते हो तो 28.3 होगा फाइनल। ओके, 28.3 अगर 1 लेते हो तो। ओके, तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ए सर्कल। अभी तो निकल गया, ये था लोकल वेरिएबल। अभी मैं इसको लोकल वेरिएबल से हटाता हूँ, मैं इसको हटा दिया। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा, ये देख रहे हो, फ्लोट आर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, एंड उसके साथ ही इनिशियलाइज किया 3.0f। ठीक है, यहाँ पे इनिशियलाइज किया। अभी यहाँ पे देखो इन दोनों के ऊपर एरर आ रहा है, ये देख रहे हो, चेंज आर टू स्टैटिक। इसके ऊपर भी देखो, ये भी बोलेगा चेंज आर टू स्टैटिक। अभी यहाँ पे स्टैटिक वाला केस आता है। देखो अभी हमारा ये जो मेन मेथड है ये किसके अंदर है, एक डिक्लेरेशन क्या है, स्टैटिक है। मेन मेथड को डिक्लेयर किया गया है, स्टैटिक किया गया है। अगर आपका माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है क्यों डिक्लेरेशन किया गया है, अगर मुझे कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूशन करना है विदाउट ऑब्जेक्ट, मैं प्रीवियस क्लास में ही बताया था, विदाउट ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे, अगर स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं, ये क्लास नेम के थ्रू ये फंक्शन कॉल होगा एंड ये एग्जीक्यूशन हो पाएगा। तो अगर मुझे मेन फंक्शन प्रोसेसर एग्जीक्यूशन करता है तो किस तरह का डिक्लेरेशन होगा, तो इसका डिक्लेरेशन इस तरह का होगा, सर्कल एरिया डॉट मेन। ये आपको तो पता था, सर्कल एरिया डॉट मेन। तो अभी मेन तो स्टैटिक है, तो इसका फंक्शनलिटी है क्या ना, अगर कोई भी फंक्शन स्टैटिक डिक्लेयर कर दिए हो तो उसके अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट उसके अंदर डिक्लेरेशन करते हो तो ठीक है, लोकल वेरिएबल। स्टैटिक के अंदर अगर आप डायरेक्टली डिक्लेरेशन करें, दैट्स ए लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर, स्टैटिक फंक्शन के अंदर। अगर स्टैटिक फंक्शन से निकल जाते हो, बाहर डिक्लेयर करते हो एंड अंडर द क्लास डिक्लेयर करते हो, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंस एंड नॉन स्टैटिक। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंस एंड नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंस एंड नॉन स्टैटिक।
एंड ये जो इंस्टेंस एंड नॉन स्टैटिक है, स्टैटिक मेथड के अंदर, किसके अंदर, स्टैटिक मेथड के अंदर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टैटिक बोल रहा है कि आइदर तुम इंस्टेंस को स्टैटिक में कन्वर्ट करो, लेके आओ स्टैटिक के अंदर, नहीं तो अगर इंस्टेंस को स्टैटिक के अंदर परमिशन चाहिए, ऑब्जेक्ट के थ्रू परमिशन दो। तो मैं आपको दो तरीके से अभी दिखाता हूँ। अभी ये जो एरर दिखा रहा है ना, इसको मैं चेंज करूंगा एज ए स्टैटिक। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है स्टैटिक, मेरा कर्सर था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ इसको स्टैटिक। ओके, अभी देखो एरर चला गया। अभी क्या हो गया, एरर चला गया। क्यों, ये स्टैटिक है, फंक्शन स्टैटिक है, इजीली एक्सेसिबल। तो अभी आप बोल सकते हो दिस वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है इंस्टेंस से कन्वर्ट हो गया स्टैटिक को। कहां से कहां कन्वर्ट हो गया, इंस्टेंस तक कन्वर्ट हो गया स्टैटिक को। अगर मैं फिर से बैक करता हूं, ठीक है, ये बैक कर दिया, तो क्या हुआ, बैक करने के बाद ये इंस्टेंस में आ गया। तो पहले तो पता चल गया स्टैटिक में कैसे एक्सेस होता है। अभी मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करूंगा। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट, जैसे सर्कल एरिया सी ए इक्वल टू न्यू सर्कल एरिया सेमीकोलन। देन क्या होगा यहाँ पे, डॉट, देख रहे हो, सी ए डॉट। अगर इंस्टेंस को स्टैटिक के अंदर एक्सेस करना चाहते हो तो थ्रू इंस्टेंस, मतलब यहाँ पे ये जो इंस्टेंस क्रिएट हुआ, इंस्टेंसिएशन जो ऑब्जेक्ट के बिहाफ में लिखा जाता है, थ्रू ऑब्जेक्ट हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। हो गया, आइडिया हो गया कि कैसे इंस्टेंस को स्टैटिक के अंदर एक्सेस किया जाता है। आइदर आप स्टैटिक डायरेक्ट डिक्लेरेशन करो एक्सेसिबल, नहीं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, उसके इंस्टेंस के थ्रू आप इंस्टेंस को डायरेक्टली परमिशन दे सकते हो स्टैटिक के अंदर, क्योंकि स्टैटिक के अंदर डायरेक्टली परमिशन नहीं मिलता है। ठीक है, स्टैटिक मेथड के अंदर या स्टैटिक ब्लॉक के अंदर ओनली स्टैटिक को डायरेक्ट परमिशन है, क्योंकि सेम टाइप होते हैं। स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक डाटा टाइप है, सॉरी स्टैटिक डिक्लेरेशन हुआ है वेरिएबल का, दोनों सेम है, सेम टाइप के होने की वजह से एक्सेसिबल। अगर स्टैटिक मेथड है, आपका टाइप वेरिएबल जो है वो नॉन स्टैटिक है, इंस्टेंस है, वो स्टैटिक के अंदर घुस नहीं सकता। क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, उसके थ्रू एक्सेस करो, नहीं तो जो इंस्टेंस है उसको नॉन स्टैटिक से स्टैटिक कन्वर्ट करो। बस इतना करने से एक्सेसिबल है। समझ में आ गया स्टैटिक नॉन स्टैटिक क्या है और इंस्टेंस क्या है, कंप्लीट आइडिया हो गया। तो अभी मैं यहाँ पे रन करूंगा, ठीक है, ये जो डिक्लेरेशन हुआ है एंड ये जो अभी रन होगा, ठीक है, आ गया, नॉन स्टैटिक के थ्रू रन हुआ। अगर मैं इसको स्टैटिक के थ्रू रन करूंगा तो क्या करना है, इसको कंप्लीट को क्लोज करो एंड इसको स्टैटिक लिखो, ठीक है, स्टैटिक लिखो एंड यहाँ पे ये हटाओ, इंस्टेंस हटाओ, ठीक है, हटा दिया। अभी फिर से रन करो, समझ में आ गया। देखो किस तरह का प्रोसेस हो रहा है, सेम चीज आप किस डिफरेंट डिफरेंट वे में लिख सकते हो। ये जनरली डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से होगा। अगर आप कहीं पे चाह रहे हो भाई मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कुछ इतना तामझाम नहीं करना है भाई, मुझे सिंपल तरीके से स्टैटिक डिक्लेयर कर दूंगा, आइदर फंक्शन का, नहीं तो कोई प्रॉपर्टी या कोई पर्टिकुलर वेरिएबल का, तो मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ मेथड के अंदर। अगर नहीं मुझे इंस्टेंस के थ्रू करके जाना पड़ेगा तो ठीक है, एक्सेस करो डायरेक्टली इंस्टेंस के थ्रू, जैसे मैंने अभी बताया। तो ये दो तरीके हैं कैसे नॉन स्टैटिक इंस्टेंस को आप स्टैटिक के अंदर एक्सेस करते हो। ठीक है, समझ में आ गया, लोकल वेरिएबल, नॉन स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल, देन स्टैटिक वेरिएबल, कंप्लीट। आज मैं इतना रखूंगा एंड और एक पर्टिकुलर प्रोग्राम बताऊंगा कि कैसे हम कीबोर्ड से थ्रू इनपुट कर सकते हैं। जावा में कीबोर्ड के थ्रू इनपुट करने का तरीका क्या है, समझ में आया। अभी अगर कुछ डाउट है पूछ सकते हो यहाँ तक। कुछ कुछ डाउट है, हाँ।
हम्म 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 हम्म, हम्म। देखो, हाँ देखो, एक्चुअली ये क्या ना, देखो अभी तक ये जनरल प्रॉब्लम था, छोटा सा प्रॉब्लम, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, एरिया ऑफ ए सर्कल। ठीक है, आप चाहोगे इसको लोकल वेरिएबल के अंदर काम निपटा सकते हो, कोई इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारे इस तरह का प्रोग्राम्स मिलेगा जो कि क्लास लेवल पे डिक्लेयर होगा, मतलब बियॉन्ड द मेन फंक्शन से बाहर। ठीक है, एंड उसके लिए आपको अभी से तैयार होना पड़ेगा भाई। अगर मैं मेन फंक्शन के बाहर अगर कुछ डिक्लेरेशन करता हूँ, एक्चुअली मेन फंक्शन के बाहर अगर कुछ डिक्लेरेशन होता है, दीज आर कॉल्ड ए प्रॉपर्टीज। ठीक है, दीज आर कॉल्ड ए प्रॉपर्टीज। एंड ये जो प्रॉपर्टीज होते हैं, ये क्लास का प्रॉपर्टीज होते हैं मोस्टली। ठीक है, क्लास का प्रॉपर्टीज इसको बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह का कुछ मतलब रूल सेट नहीं है, ओनली एक पर्टिकुलर एरिया पे सर्कल निकल रहा था, तो मैं ये नहीं बोल रहा था। जनरली ये एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, डाटा मेंबर बोल सकते हो, किसका, क्लास का एक डाटा मेंबर है। एंड अगर ये स्टैटिक है तो फंक्शन के अंदर डाटा एक्सेसिबल, अगर ये नॉन स्टैटिक है तो एक्सेस नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट क्रिएट करो एंड उसके थ्रू एक्सेस करो, दिस इज द सिंपल फंडा। हाँ वही नहीं है, आपको मतलब आपका मतलब यहाँ पे जानना है कि जो लोकल, इंस्टेंस एंड स्टैटिक, ये तीनों का यूज कैसे हो रहा है। ठीक है, आपको ये तीनों आइडिया रख करना है कि भाई अगर ये तीनों को यूज करते हैं तो किसको बोलते हैं, लोकल किसको बोलते हैं, स्टैटिक किसको बोलते हैं, एंड आपका नॉन स्टैटिक किसको बोलते हैं, नॉन स्टैटिक और इंस्टेंस किसको बोलते हैं। अगर कहीं पे आप फंस गए, सपोज आप अभी तक मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अब जब आगे जाओगे तो कोडिंग थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, जैसे क्लास आएगा, सपोज मैं बोलूंगा एक स्टूडेंट का क्लास बना, स्टूडेंट क्लास के अंदर स्टूडेंट का रोल नेम, एड्रेस, जेंडर, मार्क्स, ये सारा चीज़ रखो, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया कोड। तो अगर वहाँ पे मैं बोलूँगा कि ये स्टैटिक है, ये इंस्टेंस है, ये लोकल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने के लिए। तो अभी से आप याद रखो इतना कि तीन टाइप का वेरिएबल होता है। अगर फंक्शन के अंदर करते हैं तो लोकल, कोई भी, अगर वो फंक्शन स्टैटिक हो या ना हो, अंदर अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो लोकल, जैसे मैंने यहाँ पे पहले किया था, अंदर, फंक्शन के अंदर। फंक्शन के बाहर अगर डिक्लेयर है तो कहाँ पे डिक्लेरेशन है, क्लास के अंदर है, मोस्टली, मोस्टली क्लास के अंदर ही होता है। ठीक है, अगर फंक्शन के बाहर अगर डिक्लेयर है तो क्लास के अंदर होगा, एंड वो जनरली क्लास का प्रॉपर्टी होगा। देखो, अगर आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो स्टैटिक डिक्लेयर करना मैंडेटरी है। क्यों, आपका फंक्शन यहाँ पे स्टैटिक था, आपका फंक्शन यहाँ पे स्टैटिक था, इस वजह से। अगर आपका फंक्शन नॉन स्टैटिक होता, सोचो, अगर आपका फंक्शन नॉन स्टैटिक होता तो वहां पे स्टैटिक डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका तो फंक्शन ही नॉन स्टैटिक है। मतलब उसको क्या, हाँ, नॉन स्टैटिक फंक्शन का मतलब क्या है, इंस्टेंस, इंस्टेंस फंक्शन, हाँ ओके, नॉन स्टैटिक फंक्शन उसको बोलते हैं। नॉन स्टैटिक फंक्शन का मतलब नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी बाय नॉन स्टैटिक डाटा, एंड ये नॉन स्टैटिक फंक्शन एक्सेसिबल, वो डायरेक्ट एक्सेसिबल होगा, हाँ वो डायरेक्ट एक्सेसिबल होगा। लेकिन एक चीज याद रखना है आपको, अगर आप मेन फंक्शन के अंदर आप एक फंक्शन को कॉल करो, जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, समझने के लिए ये मैं बोल रहा हूँ, एक फंक्शन कॉल करो m1, ठीक है, मैं इस तरह का ब्रैकेट दे दिया, देखो ये एरर दिखाएगा, अभी सेमीकोलन देता हूँ, एरर दिखाएगा, दिखाया एरर, देखो क्या होगा। अभी देखो ये दिखा रहा है m1 मेथड इज अनडिफाइंड फॉर द सर्कल टाइप, डिक्लेयर नहीं हुआ है। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ माउस पॉइंटर, देखो ये बोर्ड क्रिएट करेगा, देखो क्या क्रिएट करेगा, ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा, ये वो क्रिएट करेगा, मैं क्रिएट नहीं कर रहा। देखो, देखो क्या किया, प्राइवेट को हटा दो, प्राइवेट को इतना दर्द करें। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैटिक आया, ऑटोमेटिक क्यों आया, बिकॉज ये स्टैटिक में है। तो हाँ, तो बिना बिना ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर आप कॉल करो, अगर मैं देखो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एक्टिव कर देता हूँ, ठीक है, एक्टिव हो गया। अभी देखो यहाँ पे सी ए करूंगा, डॉट करूंगा, एंड अभी ये स्टैटिक को हटा दूंगा। देखो ये जो वार्निंग मैसेज था ना, देखो ये अभी वार्निंग मैसेज दिखा रहा था, ये देख रहे हो वार्निंग मैसेज, ठीक है। दिस स्टैटिक मेथड m1 फ्रॉम द टाइप सर्कल एरिया शुड बी द एक्सेस्ड इन ए स्टैटिक वे, स्टैटिक वे में एक्सेस हो सकता है, आप ये हटा दो, कौन सा, ये वाला हटा दो। नहीं तो देखो यहाँ पे ये बोल रहा है चेंज द एक्सेस टू स्टैटिक यूजिंग ये, नहीं तो रिमूव स्टैटिक मॉडिफायर, रिमूव कर दो, ये आपको ऑप्शन दे रहा है, क्या करना चाहते हो, तो मैं ये चूज करूँगा, हटा दिया। हाँ, तो ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस जितना करोगे आपको क्लैरिफाई आएगा, हाँ पता चलेगा, ठीक है। एंड जितना आप ये इंस्टेंस, जो कि जिसको हम बोलते हैं नॉन स्टैटिक, लोकल, एंड ये जो स्टैटिक है,
ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगर जावा के अंदर अपना पैर जमाना है तो। अगर आप पूरा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करना चाहते हो जावा के अंदर, ये तीन कॉन्सेप्ट पहले आपका क्लियर होना चाहिए। इंस्टेंस कब होगा, स्टैटिक कब होगा, लोकल कब होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ नहीं सकते। ठीक है, छोड़ नहीं सकते। आपको इतना पता होना चाहिए भाई, मेरा जो प्रॉपर्टी एंड जो फंक्शन है या जो भी स्टैटिक नॉन स्टैटिक हम यूज करें, किस जगह से कॉल हो रहा है बस किस जगह पे। क्योंकि मेन फंक्शन तो स्टैटिक बाय डिफॉल्ट रहेगा ही रहेगा, उसको हटा नहीं सकते, ये दिमाग में। हम्म। हम्म। यस। हम्म। हाँ, इसलिए अगर मैं ये स्टैटिक को अगर हटा दूंगा, अगर यूज करना चाहूंगा तो नहीं कर पाएंगे। इसी के वजह से हमको तो इसके वजह से ही हमको क्या करना पड़ रहा है, ये क्रिएट करना पड़ रहा है। ठीक है, इसके थ्रू ही हमको ये परमिशन मिलेगा। देखो अभी ये एरर कटेगा, देखो ये बोल रहा है ना स्टैटिक, तो चाहिए नहीं। अभी मैं क्या करूंगा, सी ए डॉट, सी ए डॉट, हो गया, हट गया। बस इसलिए आइदर स्टैटिक करो, क्योंकि उसको पता है भाई स्टैटिक को स्टैटिक के ही एक्सेस है। उसको और किसी को पता, उसको डिफरेंट केस में पता नहीं है भाई क्या क्या हो सकता है। स्टैटिक को स्टैटिक के थ्रू एक्सेस है। बस। हाँ। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? ये बताऊंगा एक एक क्लास के अंदर, बताऊंगा कि फंक्शन क्या है, ये सारा चीज कैसे काम करेगा। मैं अभी आपको बताता हूँ इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है, कीबोर्ड से इनपुट कैसे लेते हैं। और किसी का डाउट नहीं है तो चलो इनपुट कैसे लेंगे। ये जो देख रहे हो अभी, ये क्या है, रेडियस मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। ठीक है, अगर मुझे इनपुट लेना है तो मैं क्या करता, इसको जीरो कर देता हूँ। ठीक है, डिफॉल्ट डाटा। एंड इस पर्टिकुलर मेन के अंदर एक क्लास डिफाइन करना पड़ेगा, जो जिसके थ्रू मुझे इनपुट लेना है। कौन सा क्लास है, दैट क्लास का नाम है स्कैनर। कौन सा क्लास है, स्कैनर। तो देखो कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम। हो गया। अभी देखो एक एरर दिखा रहा है, ये क्या एरर दिखा रहा है, देखो यहाँ पे माउस पॉइंटर रख रहा हूँ, ये दिखाएगा एरर। बोल रहा है कि एक यहाँ पे जो आप स्कैनर यूज किए हो उसका ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ओके, देखो मल्टीपल मार्कर्स एट द लाइन, स्कैनर कैन नॉट बी रिजर्व टू ए टाइप, स्कैनर कैन नॉट बी रिजर्व टू ए टाइप। मतलब स्कैनर यहाँ पे जो है ना, इसका डिक्लेरेशन कहाँ पे डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, ये मेरा इक्लिप्स में थोड़ा सा, ये जब मैं कोई भी पर्टिकुलर न्यू क्लास को इनपुट करता हूँ, मतलब इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट का मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर क्लास ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर के अंदर। तो यहाँ पे मैं दूंगा, जस्ट लाइक मैं आपको एक जगह पे दिखाता हूँ। ये नहीं, ये देखो यहाँ पे अगर है तो दिखाता हूँ, थोड़ा सा रुको। अगर इनपुट है तो नहीं। ओके ठीक है, तो मुझे यहाँ पे खुद अपने तरीके से डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ये देख रहे हो, ये मेरा पैकेज का नाम है। आपको पिछले क्लास में बताया था हर एक पर्टिकुलर क्लास पैकेज के अंदर होता है, ये मेरा पैकेज के अंदर है। अगर ये जो स्कैनर आप देख रहे हो, ये स्कैनर क्लास, एंड ये स्कैनर क्लास क्या है ना, मोस्टली किसी एक दूसरे पैकेज के अंदर है, किसी दूसरे पैकेज, मुझे उस पैकेज को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। अगर आपको पता नहीं है ना तो गूगल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन इक्लिप्स क्या करता है ना, अगर आप कोड रन करोगे आपको पता चलेगा, वहां पे वो दिखा देगा। मतलब आप रखोगे माउस पॉइंटर उसके ऊपर, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मेरा इक्लिप्स में कुछ इशू है, इस वजह से नहीं दिखा रहा है, जो कि आपके लिए, आपका इस इक्लिप्स के लिए वो मिल जाएगा वहां पे, जावा डॉट यूटिल डॉट ईयर स्कैनर। ओके, देखो एरर चला गया। तो मुझे कैसे पता चला, मैं प्रैक्टिस करके रखा हूं, तो इस वजह से मुझे पता चला। अभी ये स्कैनर देखना चाहते हो, इस क्लास कहाँ पे है, रुको मैं आपको लेके चलता हूँ, ये क्लास कहाँ पे है। ये जो देख रहे थे जार फाइल्स, इसके अंदर आपको मैं दिखाता हूँ यूटिल।
कभी कभी जल्दी मिल जाता है, कभी कभी टाइम ले जाता है मेरे से। Java util, इसके अंदर ही होगा, ये बेस है ना, बेस के अंदर चलते हैं। यस, बेस के अंदर आना है आपको। इसके अंदर java.io, ये मेरा java.util है, ठीक है। नीचे चलो, आ गया java.util, इसके अंदर चलो। देखो यहाँ पे मुझे क्लास फाइल मिलेगा, कौन सा क्लास फाइल? स्कैनर का। देखो ढूंढो यहाँ पे स्कैनर क्लास, ये जनरली अल्फाबेट ऑर्डर है, अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो आप नीचे चलो, मिल गया, मिल गया। हम स्कैनर, हाँ यस 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 यस, हम स्कैनर क्लास को डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। स्कैनर ऑलरेडी जावा में इनबिल्ट है, बिल्ट इन है। उस क्लास को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया, उस क्लास को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। कैसे किया? एक बार तो इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्योंकि कोई भी क्लास का प्रॉपर्टी और मेथड को एक्सेस करना है, याद रखो ध्यान से, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपको बाद में नोट बनाना है इसका, ठीक है। ओनली रिकॉर्डिंग सुन के रख देने से कोई फायदा नहीं है। क्लास में सुनो डायरेक्टली, रिकॉर्डिंग में आपको दे रहा हूँ, एंड रिकॉर्डिंग से आपको नोट बना के रखना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड आप उसके बाद इंटरनेट से रिसर्च करो, कोई इशू नहीं है। पहले अपना खुद का एक नोट होना चाहिए, उसी नोट को फिर से रिफ्रेश करते जाओ, सारा डाटा कलेक्ट करके। तो यहाँ पे जो भी क्लास है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो स्कैनर क्लास है, इस पर्टिकुलर स्कैनर क्लास का आपको पहले अगर प्रॉपर्टी एंड मेथड को एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। कौन सा? ये जो एससी देख रहे हो, ये देख रहे हो ना एससी, इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर मैं इसको क्लिक करता हूँ, रुको, इसको मैं क्लिक करता हूँ। देखो ये मुझे क्लास पूरा दिखाएगा, देखो ये पूरा डिजाइन हुआ है, देखो, ओके, ये डिजाइन हुआ है। एंड इसको क्लिक किया, देखो क्लास के अंदर आया, स्कैनर के अंदर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। देखो यहाँ पे पैकेज भी दिखा दिया, दिखाया जावा यूटिल डॉट स्कैनर। अगर याद रख सकते हो रखो, नहीं तो इक्लिप्स आपको मदद करेगा कि भाई इस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या पैकेजेस है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये ज़्यादा सॉर्ट आउट होगा, तो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, ये ध्यान से जाओ। देखो यहाँ पे लिखा है, देखो मैंने लिखा था ना, स्कैनर एससी न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, मैंने ये लाइन लिखा था। अगर मैं ये लाइन लिखूंगा तब लिखूंगा, अगर ये लाइन लिखता हूं तो मुझे ये पैकेज को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे देख सकते हो, रुको ये हटा देता हूं, ये जो सर्कल के अंदर आप देखो, ये मेरा पैकेज के अंदर है कि नहीं? मेरा पैकेज कौन सा है? com.area.java। अगर इसको अगर कहीं पे यूज करना चाहिए, अगर कहीं पे इंप्लीमेंट करना चाहिए तो वहां पे इंपोर्ट आएगा। एंड ये जो होगा com.area.java, उसके बाद com.area.java के बाद डॉट होगा, क्या होगा? क्लास सर्कल एरिया। मतलब अगर मुझे इस क्लास को कहीं पे यूज करना है, कहीं पे यूज करना है, तो मेरा वर्ड्स को भी देखो, कहीं पे यूज करना है, ठीक है, किसी दूसरे क्लास में यूज करना है, तो लिखा होगा कितना, किस तरह का लिखना होगा, इंपोर्ट कॉम डॉट एरिया डॉट जावा डॉट, ठीक है, कॉम डॉट एरिया डॉट जावा, उसके बाद डॉट सर्कल, ठीक है। इस तरह का आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके सर्कल एरिया के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी मेथड से आप एक्सेस कर सकते हो। जब मैं पैकेज वाला कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तब जाकर आपको ये पूरा पता चलेगा। अभी बिगिनिंग स्टेज में आपको ये सारी चीज जरूरत नहीं है, ध्यान मत दो, ठीक है। ओनली सिंपल याद रखो। तो मैं कैसे किया, मैंने क्या किया, मैंने स्कैनर क्लास को यहाँ पे इंक्लूड किया, एंड इस पर्टिकुलर क्लास का जो पैकेज है, ये जो आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, बस इतना है। उसके बाद करना क्या है, इस क्लास के अंदर आप देख सकते हो एक बहुत सारे मेथड होंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत सारा कोड लिखा है, यहाँ पे कंट्रोल F करके हम चलते हैं, एंड यहाँ पे हम देते हैं नेक्स्ट इंट, एक मेथड है, अगर मिल जाता है तो ठीक है, हाँ मिल गया कहीं पे आके, हाँ यस, ये देखो, ये देख रहे हो क्या है, नेक्स्ट इंट, आज नेक्स्ट इंट लिखा है ना, इसके थ्रू आप इंटीजर इनपुट करोगे। अगर मैं फ्लोट करता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट फ्लोट आएगा, देखो प्रोसेस इंटीजर टोकन, यहाँ पे नेक्स्ट इंट, ये वाला, ये जो है मुझे ये मेथड चाहिए, ये मेथड जो है ना, यहाँ पे रिटर्न लिखा है ना,
ये सब आप भूल जाओ, ये क्या है आपको ओनली देखना है, ये ओनली आपको समझने के लिए। इसके अंदर घुस के भाई ये क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है, ये माइंड खराब करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि स्कैनर कैसे डिक्लेयर होता है, कहाँ से आया स्कैनर, ऑटोमेटिकली कैसे सर ने लिख दिया, ये सारा चीज जो जावा का आपका जस्ट इन टाइम, ये जो जस्ट इन सॉरी आपका जावा के अंदर ये जो जेआरई है, जावा रन टाइम एनवायरमेंट, इसके अंदर ये सारा चीज डिक्लेरेशन हुआ है। तो इस वजह से आप ये सारा चीज एक्सेस कर पा रहे हो। तो अभी मैं यहाँ पे जाऊंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा क्या, जो आपका रेडियस है आर है ना, यहाँ पे इस रेडियस को मैं सी ए डॉट आर सॉरी ए डॉट आर इक्वल टू, तो क्या करना है हमारा एस सी डॉट नेक्स्ट इट। ओके, ये फ्लोट में था तो मुझे फ्लोट लेना है, नेक्स्ट फ्लोट। हो गया इनपुट। अभी इनपुट होने के बाद आपका यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, तो चलो इनपुट करते हैं। एंड यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी ऊपर लिख सकते हो, एंटर द रेडियस, एंटर द रेडियस। ठीक है, देखो पूछा एंटर द रेडियस, मैंने 2 डाल दिया, आ गया 12.56। ये फ्रैक्शन में था, मैं 2 डाला मतलब 2.0 करके लेगा। अगर आप ये इंटीजर में डालते हो तो 2.4 करके लेगा, अगर फ्लोट डालते हो तो फ्लोट में डायरेक्टली लेगा। अगर मैं 2.4 डालता, आ गया। ठीक है, स्कैनर समझ में आया कि कैसे स्कैनर होता है, कहाँ से हम जनरल स्कैनर ऑब्जेक्ट मतलब स्कैनर क्लास कहाँ पे प्रेजेंट है, एंड उस क्लास को कैसे हम यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हैं। ठीक है, आइडिया हो गया। तो आज इतना रखते हैं, अगर कुछ भी डाउट है आप मुझे नेक्स्ट क्लास के अंदर बोल सकते हो, मैं एक डाउट क्लियरिंग रखूंगा। ठीक है, क्लास के अंदर नेक्स्ट क्लास सैटरडे में आपका डाउट रखूंगा, क्योंकि अभी तक आपका बेसिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेटर आएगा, इसके बाद नेक्स्ट क्लास आएगा ऑपरेटर। तो आपका जो भी डाउट है पहले रख लो, मैं जब बताऊंगा ना, हाँ मैं जब बता रहा हूँ कि डाउट है तो उस समय नहीं, आप पहले से राइट डाउन करके रखोगे सर ये डाउट है, बस एक बार मैं खत्म कर दूंगा, 10-15 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम नया टॉपिक के अंदर जाएंगे। ठीक है, ओके। अभी तक आज का क्लास में किसी का डाउट है? हाँ ठीक है, ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ, प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपको आइडिया आएगा। ठीक है।